हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी यूपीपीसीएस पे। दोस्तों आज तारीख है 13 अक्टूबर 2022। आज दोस्तों हम यहां पे अपने इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस को करेंगे। न्यूज़ एनालिसिस में दोस्तों आज क्या है कि आप देखोगे कुछ यहां पे क्या है कि जीएस पेपर 3 के रिगार्ड में इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में क्या है। बेसिकली आप देखते होगे दोस्तों कि मैं ज़्यादातर न्यूज़ को कवर नहीं करता हूँ और इस पर सेपरेट वीडियो भी आज तक मैंने अभी तक नहीं बनाया है। तो आज जीएस पेपर 3 के कंटेक्स्ट में यहाँ पे एक न्यूज़ है, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसको क्या है दोस्तों, वो जीएस पेपर की 3 की न्यूज़ को जो है इसको मैं लास्ट में कवर करूँगा। क्या है दोस्तों कि इसको मैं 7-8 मिनट लगभग एक्सप्लेन करने मुझे लग जाएगा, तो इसलिए इसको मैं लास्ट में कवर करूँगा। एक दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में यहाँ पे ये पे बात है कि एजुकेशन लोन में आप देखोगे किस तरीके से भी 7.5 लाख तक का जो लोन है, एजुकेशन लोन जो मिलता था बगैर किसी कोलेटरल के, अब उसकी सीमा को बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया। उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक दो करंट अफेयर और इकॉनमी के कंटेक्स्ट में बातें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों एक एडिटोरियल है। एडिटोरियल में क्या है दोस्तों, वो इन्फ्लेशन को लेकर है। इन्फ्लेशन राइजेस द 7.4% जो करंट टाइम में जो आउटपुट फैक्ट्री के जो सर्विस सेक्टर की कॉस्ट, और आप देखोगे नहीं कि किस तरीके से हीट वेव्स के चलते फूड इन्फ्लेशन वगैरह आया है और आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की। ये सब तो दोस्तों मैं लगातार इन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, तो इसको तो मैं पूरी राम कहानी तो फिर से शुरू करूँगा नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, होता क्या है कि जो कभी कभी एडिटोरियल में कुछ नॉलेज का पॉइंट होता है जो प्रीलिम्स का फैक्ट बन सकता है। कभी कभी देखिए दोस्तों, एडिटोरियल पढ़ने का क्या मोटिव होता है। मैं हमेशा जब से ये एडिटोरियल सेशंस ला रहा हूँ या करंट अफेयर सेशंस ला रहा हूँ, मैंने हमेशा बताया कि एडिटोरियल बेसिकली थॉट को डेवलप करने के लिए होता है, समझ के लिए होता है। तो उस एडिटोरियल से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए ज़्यादा ना समय लेते हुए अपने जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ठीक है। तो पहला करंट अफेयर है दोस्तों, सबसे लास्ट में दोस्तों इस वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। अंडर द चीटा डील सॉट इंडिया सपोर्ट टू द लिफ्टिंग आइवरी बैन निम्बिया। तो इसको लास्ट में देखेंगे दोस्तों। इस पर क्या है 10 मिनट आज मैं लेने वाला हूँ, कम से कम डिटेल में होलिस्टिक वे में कवर करूंगा, तो इसको लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट चौथे पेज पे भी ये डिटेल में, पर मैं आपको पूरी कहानी यही समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन लोन बाइड टू हाइक द गारंटी कैप टू द 10 लाख। अब देखिए बात क्या पे है दोस्तों, और यहाँ पे अभी तक क्या था कि 7.5 लाख का तक जो लोन हुआ करता था वो बिना किसी कोलेटरल के पास हो जाया करता था। लेकिन आप देखोगे कि अब 10 लाख तक का लोन गवर्नमेंट क्या है कि इंक्रीज़ करने की बात की रही बगैर किसी कोलेटरल के। अब देखिए दोस्तों क्या है कि करंट टाइम में आप देखोगे ना, कोविड पैंडेमिक के बाद एजुकेशन लोन जो लेने वालों की जो संख्या हो गई ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ज़रूरत से ज़्यादा मतलब इन द सेंस कि थोड़ा सा मतलब ज़रूरत ज़्यादा लोगों को पढ़ने लगी, ज़्यादातर बॉयर मार्केट में बढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मामला क्या है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन लोन बढ़ रहा है, एजुकेशन लोन का दायरा बढ़ा है कोलेटरल फीस का, तो जो उसके लोन को पास करने की जो नॉमिनल फीस होती है ना, वो भी इंक्रीज़ कर दी गई है। जाहिर सी बात है 5 लाख के लोन की नॉमिनल फीस अलग होगी, 10 लाख के लोन की नॉमिनल फीस अलग होगी। अब वो दोस्तों कितनी होती है वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी नॉमिनल फीस है यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो नॉमिनल फीस भी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर, वो यहाँ पे क्या सोचने की बात है कि गवर्नमेंट ने कोविड के बाद क्या क्या स्टेप्स लिए एजुकेशन के रिगार्ड में। एजुकेशन के रिगार्ड में आप देखोगे दोस्तों कि मतलब कह सकते हो कि मेनली क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की। आप देखिए एम्प्लॉयमेंट के जनरेट में अगर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ना दोस्तों, तो ये आप एक स्टेप को कोट कर सकते हो कि एजुकेशन लोन जो है ईजिली वे में प्रोवाइड करने के साथ साथ, देखिए दोस्तों 1-1.5 महीने पहले भी इस करंट अफेयर को कवर किया था कि आप देखोगे कि एनपीए का दर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, उन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो यही कारण है कि गवर्नमेंट ने अपने बजट एलोकेटिंग में इन एनपीए की रिकवरी के लिए काफ़ी हद तक पैसा एलोकेट किया। अब देखिए दोस्तों डेटा क्या था, 11,000 करोड़ के आसपास था। हाँ, 1100 करोड़ के, सॉरी 1100 करोड़ के आसपास था। तो आप देखोगे दोस्तों कि 1100 करोड़ गवर्नमेंट ने एलोकेट किया इस एनपीए की रिकवरी के लिए सरकारी बैंकों के लिए। तो अभी भी आप देखोगे दोस्तों कि 90% जो लोन सेक्शंस कराए जा रहे हैं ना, वो पब्लिक सेक्टर बैंक ही हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने यही सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोविड के पैंडेमिक के बाद जब देखा कि लोगों की संख्या ज़्यादातर बारोवर्स की बढ़ती जा रही है, तो इसको और जितना ईजिली बना सकते हैं या और जितना मतलब इसको क्षमतापूर्वक दिया जा सकता है, जितनी इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है 10 लाख तक बगैर किसी कोलेटरल के, ताकि इजीली पास हो सके, इसको यहाँ पे गवर्नमेंट ने कर दिया। तो ये दोस्तों करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में क्या गवर्नमेंट का स्टेप रहा है वो आप लिख सकते हो। अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज़ और है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक्सप्लेन सेक्शन में निकला है कि लैंग्वेज पैनल रिकमेंडेशन एंड द फ्रेश हिंदी इम्पोजिशन रूल। देखिए दोस्तों यहाँ पे मामला क्या है कि करंट टाइम में आप देखोगे कि राष्ट्रभाषा जो अपनी हिंदी है ना, इसके कंटेक्स्ट में थोड़ा सा बवाल मामला उठा हुआ है। अब बवाल मामला ये उठा हुआ है दोस्तों कि करंट टाइम में आप देखोगे कि जो अपने नॉन हिंदी स्टेट्स हैं ना, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, जहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है या तेलुगु बोली जाती है, तो वहाँ पे क्या है दोस्तों कि वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज को जो है ना, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह को भी हिंदी में लाने की बात की जा रही है। अब देखिए दोस्तों
गर्मी गर्मा तो इस पे बहुत है। प्रोटेस्ट तो आप देख रहे होगे न्यूज़ में अक्सर बना ही रहता है कि होता रहता है। अब देखिए दोस्तों, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ पे समझने का है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा मोटिव क्या होता है, जो प्रीलिम्स का फैक्ट बन सकता है या जो मेंस का पॉइंट हो सकता है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। पूरी कहानी मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन करता दोस्तों, क्योंकि आपका भी समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है। कम समय में जितना बेहतर मैं आपको समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, उतना मैं पूरी कोशिश करता हूँ बताने की। अब देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पे मोटिव है उसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे दोस्तों, व्हाट इज़ लैंग्वेज पैनल। अब देखिए दोस्तों, जो प्रीलिम्स का फैक्ट है उसको यहाँ पे समझो। यूपी पीसीएस के हिसाब से ये प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। द कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज वाज सेट अप इन 1976 अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि लैंग्वेज एक्ट कौन सी है, 1963, और अंडर द सेक्शन 4 सेटअप इन 1976। तो ये प्रीलिम्स का फैक्ट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस ऑफिशियल लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात की जा रही है। इस देखिए, ये जो एक्ट था दोस्तों 1963 का, ये जो एक्ट है लैंग्वेज कमेटी एक्ट का, इसको बोथ हाउसेस से पास कराया गया, लोअर हाउस और अपर हाउस। बाद में इसको प्रेसिडेंट की ग्रांट देकर लागू कराने की पूरी कोशिश की। द कमेटी इज चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर एंड हैज़ द 20 MPs फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरी बात क्या है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पॉइंट तो ये हमारा प्रीलिम्स का बना। अब देखिए दोस्तों, दूसरी बात क्या है कि द कंटेंट, जो दूसरी बात है, द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट मुर्मू ऑन द September 9 आर नॉट पब्लिक। पब्लिक रिपोर्ट नहीं की गई। सोर्स क्लोज टू द कमेटी सेट इट हैड मेड अराउंड द 100 रिकमेंडेशन दैट इंक्लूड दैट द हिंदी शुड बी मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन IIMs एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स एंड द रीजनल लैंग्वेज इन अदर्स। मतलब इस रिकमेंडेशन के तहार पे देखिए दोस्तों, ये तो कोई अभी ऑफिशियल बात है नहीं ना, कल अगर ऑफिशियल ये चीज़ें आती हैं तभी आप इसको मान सकते हो। लेकिन हाँ, जो प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज वाज सेट इन 1946 अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। ये इंपॉर्टेंट था, तो इसको यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया। अब ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों। तो इसके कंटेक्स्ट में क्या है, ये कमेटी की रिकमेंडेशन है कि जो नेशनल अपने इंस्टीट्यूट्स हैं ना, जैसे IT, IIMs और इवन आप देखोगे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है ना, मतलब कि वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में कोर्स की शुरुआत की जाए। ठीक है, हिंदी में कोर्स की शुरुआत की जाए, मतलब इंक्लूडिंग दैट हिंदी शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो उस कोर्स की यहाँ पे शुरुआत की जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि द पैनल इज लर्न टू हैव टेकन अ सीरियस व्यू ऑफ द एम्प्लॉयज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हु डू नॉट यूज इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। मतलब आप देखोगे दोस्तों कि करंट टाइम में क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट में क्या है दोस्तों कि स्टेट का आदमी तो स्टेट में ही नौकरी करेगा, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है उसके तहत क्या होता है दोस्तों कि आप देखोगे आपका ट्रांसफर कहीं भी होता रहेगा। अब मान के चलिए किसी SBI की बात है, ठीक है, SBI सरकारी बैंक है, सेंट्रल की यहाँ पे बात है। अब SBI में क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कोई कन्नड़ आदमी, कन्नड़ रीजन का जो आदमी है वो क्रैक करता है, एग्जाम को क्रैक करता है और वो आके किसी यूपी के लखनऊ इलाहाबाद वाले रीजन में पोस्टेड हो जाता है, जहाँ शुद्ध हिंदी में बात की जाती है। इवन जहाँ लखनऊ जैसे शहर में जहाँ अदब और लिहाज में बात की जाती है, इलाहाबाद जैसे जहाँ मतलब एक नरमी से बात की जाती है, प्योर हिंदी में जहाँ पे बात की जाती है, लाजमी लैंग्वेज में, तो वो आदमी उसके बावजूद भी हिंदी में बात नहीं करता है। तो उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातें हैं कि थोड़ा सा इस पर देखा जाए, निगरानी रखी जाए। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूं, कोई भी स्टेट की जो लैंग्वेज होती है ना, हम ऑफिशियली उसको किस तरीके से थोप सकते हैं वो कहना करना बहुत अलग होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जो उस लैंग्वेज की जो वैधानिक कार्य के लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वैधानिक कार्य मतलब समझते हो दोस्तों, हम किस चीज़ में बात कर रहे हैं, किस चीज़ में नहीं बात कर रहे हैं। मान के चलिए आप बिहारी हो और जाके बेंगलोर में नौकरी करते हो या किसी कन्नड़ रीजन में जाके नौकरी करते हो, वहाँ आपको 4 अपने बिहार के लोग मिलेंगे तो आप बिहारी में ही बात करोगे, ठीक है, उनके कन्नड़ में बात नहीं करोगे। तो ये सब देखिए दोस्तों कुछ वैसी बातें हैं। लेकिन हाँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है वो यहाँ पर समझना है कि जब आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आपको हिंदी डिक्लेयर किया जा रहा है तो आपको नॉर्मल ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि इस समय इंग्लिश सबको ही आती है। लोग कन्नड़ मीडियम से भी हाई स्कूल इंटर पास करते हैं या और भी अपनी लैंग्वेज से इंडर गुजराती मीडियम से हाई स्कूल इंटर पास करते हैं, तो वो इंग्लिश क्या नहीं सीखते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हाँ, किसी भी एग्जाम SSC जैसे एग्जाम को जहाँ पे इतनी हाई फाई इंग्लिश आती है क्रैक करने के लिए, जहाँ पे वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अरे इंग्लिश क्या आप देखोगे यूपी PCS में ही क्या सीसाइट के लिए आदमी इंग्लिश नहीं सीखता है थोड़ी बहुत। तो उसी के कंटेक्स्ट में बातें हैं कि जब आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी बनाया गया है ना, तो ये जो नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट्स हैं ना, इनको ये सारी चीज़ें को सीखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही सब था इस न्यूज़ में। अब चलिए आगे की चर्चा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम अपने एडिटोरियल को देखेंगे। एडिटोरियल में क्या है दोस्तों कि करंट टाइम में आप देखोगे कि किस तरीके से RBI के ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बातें लिखी हैं। RBI कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट ऑन फेलियर टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट मस्ट बी प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन। अब देखिए दोस्तों क्या है कि बातें यहाँ पे बहुत कुछ लिखी हैं।
बहुत कुछ इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। जो बातें मैं लगातार कंटिन्यूटी कहता आ रहा हूँ कि किस तरीके से हीट वेव्स के चलते फूड की क्राइसिस हुई। इवन आप देखोगे किस तरीके से ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस जो हैं उसमें उतार चढ़ाव हो रहे हैं। इवन आप देखोगे रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी इन्फ्लेशन का दर बढ़ता जा रहा है। आरबीआई ने जिस तरीके से अपने बेसल पॉइंट्स को ठीक किया है, मतलब बेसल पॉइंट्स पे आरबीआई ने किस तरीके से टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी की है, आप देखोगे कि 2019 के बाद अपना जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो थ्रेशोल्ड के ऊपर ही है। फ्रंट पेज पे ही आपने देखा होगा, मैंने डिस्कस किया किस तरीके से 7.4% की दर बता रही इन्फ्लेशन की फोरकास्ट की रेट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने लिए समस्या वाली बात तो है ही। अब देखिए दोस्तों 2019 के बाद से जिस तरीके से ये थ्रेशोल्ड के ऊपर रहा है, तो हमेशा गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को कोशिश की। अब ये भी माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ये जो आरबीआई ने जो टाइटन पॉलिसी की है, ये 2023 का जब फर्स्ट क्वार्टर आएगा तभी कहीं ना कहीं मान के चलिए कि 6 के आस के पास इन्फ्लेशन रेट आएगा। तो सब देखिए दोस्तों, मैं रोज़ ही इन सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो इस एडिटोरियल से हम सीख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों क्या लिखा है, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एज पर द सेक्शन ऑफ 45 आरबीआई एक्ट, इफ द सेंट्रल बैंक फेल टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट, it will have to write the government laying down the reasons for the failure to achieve the target and remedial actions it purpose to take and estimate time period within which target will be achieved। अब देखिए दोस्तों क्या है कि क्या हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आरबीआई क्या वाकई में गवर्नमेंट के लिए अगर मान लीजिए फेलियर हो जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में अपनी टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी के बाद भी, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगी? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एज़ पर द सेक्शन 45 आरबीआई की ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो अपनी प्रोमिसेस में मान लीजिए फेलियर हो जाता है, तो वो गवर्नमेंट को उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को पूरा जवाब दे। अब देखिए दोस्तों बात ये भी है कि गवर्नमेंट को पूरा जवाब दे, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट को और उसके बीच की जो वार्तालाप होगी ना, वो कॉन्फिडेंशियल मामला होगा। ये नहीं कि आप उन सारी चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाओगे। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 45 आरबीआई का सेक्शन 45 कि हाँ आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है सरकार को कि अगर उसका जो ये नीति है, जो बनाने की नीति है, जो उसने कह सकते हो कि इन्फ्लेशन के रेट में जो टैकल करने के लिए जो अपनी नीति बनाई उसमें वो हार गई मतलब थोड़ा सा अपने वादों से चूक गई है, तो वो उसका टारगेट कब तक अचीव होगा, उसको रिटन प्रपोजल गवर्नमेंट को देके बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। तो अब चलिए लास्ट में जो मैंने बोला ना कि जीएस पेपर 3 की जो न्यूज़ एनवायरमेंट सेक्शन की, उसको डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों लास्ट में अपने यहाँ पे जीएस पेपर 3 की न्यूज़ को कवर करेंगे। जीएस पेपर 3 की न्यूज़ को यहाँ कवर करते हुए देखिए दोस्तों क्या है कि आपने देखा होगा ना किस तरीके से नामीबिया से भारत में चीता मंगाए गए, तो उसके कंटेक्स्ट में क्या बातें हैं जो चीता मंगाए गए, तो क्या नामीबिया और चाहता है हिंदुस्तान से, उसको यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको यहाँ पे थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक समय दूंगा, इसको डिटेल में होलिस्टिक वे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसको कवर करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, मेरा सेशन जो होता है करंट अफेयर का एडिटोरियल का, ये छोटा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास व्यूज़ नहीं है। दूसरी चीज़, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग को प्रॉफिट मिलता है, कितने लोग को नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। देखिए दोस्तों, आप लोग ये सारी चीज़ें करोगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। क्या मेरी कमी है, क्या मेरी गलती है, वो आप ही लोग मुझे बता सकते हो। ये कोई दोस्तों मैं चाट पकौड़ी की वीडियो नहीं बनाता या कोई मैं व्लॉग नहीं बनाता हूँ कि इसको पूरी दुनिया देखती। मुझे पता है कि जो उस टाइप का स्टूडेंट होगा, जो सीरियस स्टूडेंट होगा, वही मुझे एंड तक दिखता होगा। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ मुझे बताया करो क्या मेरी कमी है, क्या मैंने आप लोग को मतलब समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया हूँ। मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों कि आपको मैं बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा। इतना मेरा आपसे ज़रूर वादा है कि मैं यूपीएससी का महारथी तो आपको नहीं बना दूंगा दोस्तों, लेकिन हाँ, आपका एक अच्छा फाउंडेशन बेस तैयार करने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। ये याद रखना दोस्तों, आपके पैर ऐसे जमा दूंगा ना कि जैसे बालीपुत्र अंगद के पैर कोई लंका में हिला नहीं पाया था ना, वही आपका फाउंडेशन बेस में तैयार कर दूंगा। तो दोस्तों ये तब हो पाएगा जब आप मुझे बताओगे कि हाँ आपको इफेक्टिव मतलब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरा आपसे कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है। यही यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं अपनी बातें करता हूँ। आप लोग कमेंट करोगे, शेयर करोगे, हाँ सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, आपके कमेंट्स आते जाएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि कितना आप मतलब ग्रेस्प कर पा रहे हो चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो खैर आज दोस्तों ज़रूर अगर सुन रहे हो लास्ट तक तो ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का सेशन कैसा था या आपको क्या मतलब इससे कुछ बेहतर इंप्रूवमेंट अपने दिनचर्या में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बातें हैं कि आप देखोगे कि नामीबिया से किस तरीके से एशियाटिक चीताज़ को मंगाया, तो एशियाटिक चीताज़ को मंगाया गया। अब एशियाटिक चीताज़ को मंगाने के बाद क्या है दोस्तों कि करंट टाइम में
यहाँ आपको 2-3 कंसेप्ट निकल के आएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। तो उसको थोड़ा सा होलिस्टिक वे में क्या है दोस्तों कि थैंक्स टू दृष्टि आईएएस ही मैंने वहाँ पे क्या किया है कि दृष्टि आईएएस को ही मैंने टाइप करके इस टॉपिक को उन्हीं के मतलब कोचिंग का मैंने पीडीएफ निकाला है। तो मैं काफ़ी स्पेशल थैंक्स करता हूँ दृष्टि आईएएस का कि उसके कंटेक्स्ट की कुछ बातें होंगी वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा खुद का बनाया हुआ प्रेजेंटेशन नहीं, दृष्टि आईएएस का बनाया, तो उनको मैं स्पेशल थैंक्स कहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखने की बात है ना, नेम्बिया की क्या यहाँ पे बात हो जा रही है कि किस तरीके से अब जो है नेम्बिया ये चाहता है कि जो भारत ने कह सकते हो जो आइवरी बैन किया है ना, आइवरी बैन मतलब समझाने की कोशिश करूँ, एलिफेंट्स की आइवरी जो हाथी का दांत होता है ना, इसको क्या है दोस्तों कि उसकी तस्करी होती थी। तो इसके कंटेक्स्ट में क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स CITES। तो अभी इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी आप सुन लीजिए दोस्तों, अभी मैं उस टॉपिक पे लेके चलूँगा ना आपको, मतलब एक होलिस्टिक स्क्रीन पे आपकी सारी चीज़ें लाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो कहानी अभी पहले सुनो। तो उन्होंने क्या किया कि उसका काम क्या है कि वो एक तरीके का समझ लीजिए रेगुलेटर है। रेगुलेटर जो है जैसे आप मान के चलिए कि वो ये सारी चीज़ों की रोकथाम करता है। तो वो उसने क्या किया कि बैन कर दिया। इंडिया भी इस चीज़ के खिलाफ था। तो अब करंट टाइम में क्या है कि नेम्बिया ये चीज़ें चाहता है। नेम्बिया के साथ साथ देखेंगे आप दोस्तों कि नेम्बिया ही नहीं, नेम्बिया भी ये चाहता है कि बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, ये 4 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि वापस से वो जो आइवरी बैन एलिफेंट्स पे किया गया था ना, उसको वापस से चालू कर दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, मामला क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में आप देखोगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 1989 यानी 1989 से क्या है कि इसको ग्लोबली बैन कर दिया गया, आइवरी को ग्लोबली बैन कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पे जो ग्लोबली बैन किया गया ना, अब यहाँ पे कुछ बातें ये भी हैं दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको समझना है। यहाँ पे मामला क्या है कि नेम्बिया और सारी जो 4 कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, नेम्बिया और आप देखोगे एक कौन सी कंट्री है, जस्ट मिनट्स मैन, साउथ अफ्रीका। ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, इनका जो मैंने चारों का नाम लिया, इनका ये कहना है कि हम जो एलिफेंट्स नेचुरली मर रहे हैं उनके, तो हम कह सकते हो कि क्या कह सकते हैं, रेवेन्यू के लिए, अपने एक अच्छे रेवेन्यू के लिए ये जो आइवरियों की सेलिंग तो कर सकते हैं ना। तो इंडिया ने अभी उस प्रपोजल को नहीं माना है। अब देखिए दोस्तों, मैंने इस कहानी को यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो थोड़ा सा यहाँ पे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको देखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा दोस्तों जो होलिस्टिक वे में क्या बैन करने का कारण था, या इसके पीछे कौन है, या क्या इसके पीछे की लिस्ट है। जैसे दोस्तों आज लिस्ट होती है ना IUCN की, IUCN में क्या होता है, क्रिटिकली डेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वेनेरेबल स्पीसीज। उसी तरीके से क्या है दोस्तों कि ये जो स्पीसीज़ की मतलब समझ के चलिए, ये जो स्पीसीज़ की मतलब सेलिंग होती है ना, ये एक टाइप का लाइसेंस होता है। जैसे आप दवा बेचते हो ना, तो दवा बेचने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को करने के लिए हमको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो CITES जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका एक रूल होता है। रूल मतलब समझने की कोशिश करिए, जैसे अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो उसी के कंटेक्स्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अपेंडिक्स 1 होता है ना, अपेंडिक्स 1 क्या होता है दोस्तों, वो जिन स्पीसीज़ को लिस्टेड कर देता है ना, उसकी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए खाल हो गया या उसका कोई भी पदार्थ हो गया, पदार्थ मतलब क्या, उसकी कोई भी चीज़ हो गई नहीं, जैसे उसके रिलेटेड, उस स्पीसीज़ के रिलेटेड कोई भी उसका पार्ट हो गया ना, उसकी सेलिंग पे बिल्कुल प्रॉपर बैन किया जाता है। और जो अपेंडिक्स 2 होता है ना दोस्तों, उस पर क्या होता है दोस्तों कि प्रॉपर रेगुलेशन होता है उसकी, कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी एक्टिविटी उसके साथ करने से पहले। तो इसको अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात है कि इट इज़ लर्न दैट द की एरियाज ऑफ द कॉपरेशन इन द इंडिया एंड नेम्बिया एग्रीमेंट। अब देखिए दोस्तों, जो एशियाटिक चीता अपने भारत में लाए गए ना नेम्बिया से मंगा के, अब दोस्तों भारत और नेम्बिया के बीच में क्या समझौता हुआ था, उस समझौते को क्या दोस्तों जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा ना दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझनी है, एक मेंस का ओरिएंटेड क्वेश्चन, दूसरा प्रीलिम्स का ओरिएंटेड क्वेश्चन। प्रीलिम्स के ओरिएंटेड क्वेश्चन में आप देखोगे दोस्तों कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की यहाँ पे बात की गई ना, यहाँ पे क्या है कि पहला एग्रीमेंट जो था वो ये था कि एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज एंड कैपेसिटीज। एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज और कैपेसिटीज का मतलब है ये जो रिस्टोरेशन ऑफ द चीता है ना, इनको कैसे कह सकते हो कि एक स्पेशल फोकस दिया जाएगा। स्पेशल फोकस मतलब कह सकते हो कि इनके ऊपर प्रॉपर देखभाल की जाएगी, ये एग्रीमेंट हुआ। और दूसरा आप देखोगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन बाय द शेयरिंग ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इन द टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन mechanisms of the livelihood generations for the local communities and sustainable management of the biodiversity supports advances in the spheres in international forums including the meetings of cities। तो वही वाली बात है दोस्तों कि जो इंटरनेशनल फोरम होगा ना, ये जो एशियाटिक चीता ला रहे हैं ना, इसमें हम इनको इकोनॉमिक सपोर्ट करेंगे। इकोनॉमिक सपोर्ट मतलब समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि इनको एक बेहतर मैकेनिज्म प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मैकेनिज्म इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो इनकी मंशा होगी, जो सस्टेनेबल तरीके से होगी बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में, हाँ उसमें पूरा इंडिया इनकी मदद करेगा। पहला पॉइंट कैपेसिटी और रिस्टोरेशन, दूसरा साइट्स के एग्रीमेंट में इनकी मदद की जाएगी, तीसरा कोलैबोरेशन इन द एरियाज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड
इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, पॉल्यूशन एंड द वेस्ट मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन करेगा इन चीज़ों में, पॉल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट में। चौथा, ट्रेन नेम्बियन पर्सनल्स इन स्मार्ट पेट्रोल एंड पॉपुलेशंस एलिमिनेशन टेक्निक्स एंड फैसिलिटिंग सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। हम नेम्बियंस के जो यहाँ पे पर्सनल सेफगार्ड्स आएंगे उनको स्पेशल हम कह सकते हो कि ट्रेन करेंगे सर्विलांस और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स के जरिए कि किस तरीके से आप अपने फॉरेस्ट को सेफगार्ड करोगे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में तो अभी हम नेम्बिया से बेहतर ही है ना, तो उसके कंटेक्स्ट में हम यहाँ पे बात की गई है। और देखिए 2 सीट्स फॉर नेम्बियन एट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ द देहरादून। तो वही वाली बात है दोस्तों कि ये 5 एग्रीमेंट का पॉइंट है कि नेम्बियंस के लिए 2 सीट यहाँ पे रिजर्व करके रखी जाएगी जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है इंडिया में देहरादून में। ये तो ये 5 एग्रीमेंट दोस्तों प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अब मेन जो यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन बन सकता है उसको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है कि साइट्स वाज अ ड्रॉप एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशंस अडॉप्टेड इन द 1963। इसको क्या है दोस्तों 1963 में अडॉप्ट किया गया। अब ये क्या है दोस्तों, इट प्रोवाइड द पब्लिक प्राइवेट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद द नॉलेज एंड टूल्स दैट एनेबल द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेचर कंजर्वेशन टू टेक प्लेस टुगेदर। मतलब क्या है कि ये एक टाइप का कोलैबोरेशन है जो पब्लिक, प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको क्या है कि नॉलेज और टूल्स के थ्रू ह्यूमन प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेचर कंजर्वेशन के साथ साथ लाता है। मतलब यूँ समझने की कोशिश करिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी साथ साथ कर रहा है और नेचर का कंजर्वेशन भी प्रॉपर कर रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि इसका एम क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड इन द स्पीसीमेंस ऑफ द वाइल्ड मैन एंड द प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड उन्हीं सारी स्पीसीमेंस और वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का करना है कि जिनके सर्वाइवल में थ्रेटर्स नहीं बने। देखिए दोस्तों होता क्या है ना, एक कहावत कही गई है, जिंदा हाथी लाख का, मारा हाथी 1.25 लाख का। तो जो हाथी के दांत होते हैं ना दोस्तों, ये इतना ज़्यादा कॉस्टली होने लगे कि हाथियों की हंटिंग इतनी ज़्यादा होने लगी एलिफेंट्स की कि यही एक मतलब कह सकते हो कि एक थ्रेट बन गया हाथियों के ऊपर। इसीलिए थोड़ा सा मतलब ये काफ़ी मतलब टाइटन पॉलिसी को अपनाना पड़ा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए करंट टाइम में क्या है कि साइट्स का जो हेडक्वार्टर है, साइट्स के सेक्रेटरीज जो होते हैं, इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड इट इज लोकेटेड एट द जिनेवा स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा और स्विट्जरलैंड में। अब देखिए दोस्तों इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई वो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका 2016 में हुई। इंडिया जो था जब इसको होस्ट किया था 1981 में। तीसरी मीटिंग जो हुई थी वो इंडिया ने होस्ट की थी 1981 में। 1963 में अडॉप्ट किया गया, 1981 में तीसरी मीटिंग हुई जो इंडिया ने की। देखिए दोस्तों मैंने कहा ना ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट बार दोस्तों ऐसा क्वेश्चन 2019 में ही बना था, इस बार 2022 के भी मेंस में पूरी संभावना थी, नहीं बना, लेकिन हाँ आगे वाले ईयर में बनने की पूरी चांस है। क्यों? क्योंकि नेम्बिया की यहाँ पे बात हो चुकी और अब ये देख ही रहे हो किस टाइप से बात है और माइट भी पॉसिबल ये आगे भी चर्चा चलेगी, तो इसलिए थोड़ा सा दोस्तों इसको होलिस्टिक वे में प्रिपेयर करके जाना। अब देखिए दोस्तों इसके फंक्शन की अगर बात करोगे तो इसके फंक्शन पे क्या है कि ऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट री एक्सपोर्ट इंट्रोडक्शंस फ्रॉम द सी ऑफ स्पीसीज कन्वर्टेड बाय कन्वेंशन हैज बीन अथॉराइज्ड थ्रू लाइसेंस सिस्टम। मतलब किसी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और किसी भी इंट्रोडक्शन को सी स्पीसीज में लाने के लिए पहले एक लाइसेंस सिस्टम से गुजरना पड़ता है। लाइसेंस सिस्टम इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि आपके ऊपर एक रेगुलेटिंग बॉडी है। रेगुलेटिंग बॉडी कौन है? ये साइट्स। वो रेगुलेट करती है कि क्या ये चीज़ें करने के लिए हम बगैर किसी लाइसेंस के लिए मतलब उसकी परमिशन की जरूरत है, वो परमिशन ही एक लाइसेंस के फॉर्म में होता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआती में बता दिया था ना, ये जो लिस्ट ऑफ द स्पीसीज हैं ये 3 भाग में बटी, एक अपेंडिक्स 1, दूसरा अपेंडिक्स 2 और तीसरा अपेंडिक्स 3। अब देखिए दोस्तों उतना होलिस्टिक वे में तो मैं इसको यहाँ पे नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन हाँ जितना आपको बेहतर ढंग में कम समय में समझा सकता हूँ उतनी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए दोस्तों अपेंडिक्स 1 क्या है? मोस्ट इंडेंजर्ड। अपेंडिक्स क्यों है? अपेंडिक्स का मतलब है नाउ थ्रेटन्ड विद द एक्सटिंक्ट बट मोस्ट सो अनलेस ट्रेड इज क्लोजली कंट्रोल। मतलब ये है, समझने की कोशिश करिए, नॉट थ्रेटेंड विद एक्सटेंड। नॉट थ्रेटेंड विद एक्सटेंड मतलब अभी खत्म होने के कगार पे नहीं है, तो इनका ट्रेड जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल मतलब इन द सेंस समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा नेगोशिएशंस किए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपेंडिक्स 3 में क्या है? अ लिस्ट ऑफ द स्पीसीज इंक्लूडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी दैट हैड ऑलरेडी रेगुलेट्स ट्रेड इन द स्पीसीज दैट नीड टू द कॉपरेशन ऑफ द अदर कंट्रीज टू प्रिवेंट सस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन। मतलब समझने की कोशिश करिए कि उन सारी स्पीसीज का लिस्ट जो पार्टीज ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की थी कि इन पे ट्रेड का रेगुलेशन किया जाए और जिनके ऊपर क्या कर सकते हो कि इलीगल जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। मतलब यूँ समझने की कोशिश करिए कि कोई भी जैसे 183 पार्टी कोलैबोरेशन से ये बना था, तो 183 पार्टी मतलब 183 कंट्रीज से ये बना था, तो 183 कंट्रीज जो अपने देश की जो कह सकते हो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज होगी ना, वो लिस्ट प्रोवाइड करेगी कि ये कह सकते हो कि इनको थोड़ा सा इनके ट्रेड को इलीगल कर दिया जाए हमारे देश से। तो क्या होगा कि ये स्पेसिफिक बॉडी जो होगी वो टाइटन पॉलिसी पे आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 अपेंडिक्स थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। हाथी किस में आता है? एलिफेंट किस में आता है? अपेंडिक्स 1 में आता है। तो
अब देखिए दोस्तों, पूरा तो मैं यहाँ पे डिटेल पे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, जितना मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट बता सकता था वो बता दूंगा। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो कि मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूँ इस इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।